हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री की 4 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन किए हैं। उन 60 क्वेश्चन में हमने अभी तक एंशियंट हिस्ट्री को ही देख रहे थे, लेकिन अब से जो मैं करवाऊंगा वो 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता था। अब 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एंशियंट हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के। इस तरह से अगर मैं करवाऊंगा तो आपके सारे सेक्शन एक साथ तैयार होते जाएंगे। तो अब से जो क्वेश्चन सीरीज बनेगी वो इसी प्रकार की बनेगी, 5 एंशियंट, 5 मेडाइवल, 5 मॉडर्न के। ठीक है बात। तो आज भी मैं आपको यही चीज लेकर के आया हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जनगणना का कार्य आरंभ किसने किया था? हु स्टार्टेड द सेंसस वर्क? तो थोड़ा सा हम सेंसस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत में अगर सेंसस की शुरुआत की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत 1872 में हुई थी। जनगणना की अगर आप बात करते हैं तो जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में हुई। किसके समय हुई थी? तो आप बोलेंगे लॉर्ड मायो के। लेकिन ये रेगुलर नहीं था। परंतु अगर आप इसकी बात करते हैं तो रेगुलर नहीं था। हर 10 वर्ष पर जो होना आरंभ हुआ था वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में दशकीय जनगणना आरंभ हुई। दशकीय जनगणना शुरू हुई और इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रही। ठीक है बात। लेकिन यहां पर पूछा है कि जनगणना का कारण आरंभ किसने किया, तो आरंभ किसने किया था बाबू? लॉर्ड मायो ने। अगर पूछा जाता है कि रेगुलर कब से होने लगा था, तो आपके लॉर्ड रिपन के समय से होने लगा था। अभी जो आपकी रिसेंट वाली जनगणना है वो 2011 की है। यह भारत की अब तक की कौन सी जनगणना है बेटा? 15वीं है। 15वीं जनगणना है। अब जो होने वाली है बाबू, जो 2021 में होने वाली थी पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, वो भारत की 16वीं जनगणना होने वाली थी। ठीक है बात, 15वीं जनगणना है। और इसका जो आपका थीम था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ठीक है बात। अब ये तो भारत की 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी, तो ये थी 7वीं। 7वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की थी, स्वतंत्र भारत की। तो इसको भी दिमाग में रखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 1881 से अगर आप लेकर के चलते हैं। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? ये 7वीं थी। अब जो होने वाली है बेटा, जो 2021 में होने वाली थी, जो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई है, वो 16वीं होगी भारत की। और स्वतंत्र भारत की कौन सी हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। ठीक है। और जब वो आएगी तो उसका अपना थीम होगा, उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, वो मैं करवाता रहूंगा, आप लोगों से मिलता रहूंगा। अब तो ये यूट्यूब चलता ही रहेगा, आपके साथ हमेशा बना ही रहेगा। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 62। सांप्रदायिक पार निर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? ये जो कम्युनल अवार्ड है, ये किसने प्रस्तावित किया था? तो 16 अगस्त 1932। ठीक है। 30, 31 और 32 आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है बात। और उसी गोलमेज सम्मेलन के बाद यहां पर आपके कम्युनल अवार्ड पारित किया गया था, और यह दिया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम उस समय के जो थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा दिया गया था। तो यहां पर लिखा हुआ है लॉर्ड मैकडोनाल्ड, वही है इसका जवाब। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा भारत में कम्युनल प्रस्ताव रख दिया गया। अब इसमें क्या था बेटा? इस कम्युनल अवार्ड में जो भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई
भारतीय ईसाई, मतलब वो भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, वो अंग्रेज जो भारत में आकर के रहने लगे थे। पारसी और दलित, और दलित वर्ग, इन सब के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाने की बात कर दी गई थी। मतलब सबको एकदम तोड़ दो, कोई एकजुट ना हो पाए, अलग अलग चुनाव क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये था आपका कम्युनल अवार्ड, जो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। और उसमें इतने वर्ग बना दिए गए थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित, जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वहां पर उन्हीं का नेता चुन करके आएगा। समझे बात को? तो ये आपका था कम्युनल अवार्ड। इसी के बाद पूना पैक्ट होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में, तो उनके बाद से पूना पैक्ट होता है यहाँ पर। तो रिजर्वेशन की बात वहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया था? व्हेन डिड लॉर्ड कर्जन पास इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट? तो अब सुनिए बाबू, ये जो आप इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को देखते हैं, तो इसकी जो शुरुआत थी, या इसके लिए कमीशन बनाया गया था बेटा, वो कमीशन बनाया गया था 1902 में। इस कमीशन का नाम है बेटा रैले कमीशन। रैले कमीशन गठित किया गया था। रैले कमीशन गठित किया गया था 1902 में। ये जो समय चल रहा है ना, ये लॉर्ड कर्जन थे इस समय कौन थे बाबू? वायसराय भारत के लॉर्ड कर्जन थे, वही बंग बंग वाले। ठीक है, पढ़ा होगा तो आप लोगों ने। इतिहास की क्लास चल रही है ऐप पर, आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। अभी उसमें एंशियंट हिस्ट्री में करवा रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक 2 चैप्टर मैंने उसके कंप्लीट करवा दिए। अब तीसरा चैप्टर जो है स्टोन एज से, वहां से मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन है जिसमें रैले कमीशन गठित किया गया 1902 में। अब इसी रैले कमीशन की अनुशंसा पर 1904 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बाबू। रैले कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1904 में। तो अब लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इसी रैले कमीशन की अनुशंसा पर, इसी रैले कमीशन के सजेशन पर विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। विद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया। ठीक है, अब सुनिए बाबू, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम किस कमीशन के द्वारा बनाया गया था? रैले कमीशन की प्रस्तावना पर। विश्वविद्यालय अधिनियम को बनाने वाले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय अधिनियम आया कब? 1904 में। रैले कमीशन कब आया? 1902 में। देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न आपके इसी में से बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं, तो उसको दिमाग में रखते जाइएगा। ठीक है बात? तो 1902 में क्या है? रैले कमीशन, उसने अनुशंसा दी, तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया। अब इसका सही जवाब 1902 होगा कि 1904 होगा बाबू? 1904 होगा। परंतु अगर रैले कमीशन पूछेगा तो 1902 होगा। अच्छा, इस विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार ही भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन करवाया गया था, एएसआई का। और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉन मार्शल। कौन बनाया गया था बेटा? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल का काम, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम था कि भिन्न 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 क्षेत्रों में जाकर के पुरातात्विक क्षेत्रों की खोज करना, उन क्षेत्रों से आए हुए चीजों के बारे में अध्ययन करना, और इन सब की देखरेख कौन करता था? यही विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत होता था। समझे बात को? तो यह भी याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम पुरातात्विक स्थलों की खोज तथा संरक्षण का भी कार्य करता था। समझे बात को कि नहीं समझे? ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के ही समय जो भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका पुनर्गठन हुआ था। समझ में आ गई बात? और उसके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, जॉन मार्शल बनाए गए थे। वैसे अगर देखेंगे तो शुरुआत में अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे 1861 में। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है, लेकिन फिर उसका तो काम नहीं कर पाया था, वो खत्म हो गया था। लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, और इसी के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन करवाया गया, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉन मार्शल को। वो भी यही काम करता था। तो 1904 की बात है ये। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 64। स्थायी बंदोबस्त समझौते को किसने आरंभ किया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट कहते हैं? इसको किसने शुरू किया था? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो ये थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था ये मैं बता देता हूं आपको। 22 मार्च 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया। स्थायी बंदोबस्त लाया। ठीक है बात? अब इस बंदोबस्त के अन्य भी नाम है बाबू, वो भी दिमाग में रख लीजिएगा। इस्तमरारी
इस्तमरारी इसी को बोला जाता है। मालगुजारी, अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम है मालगुजारी, जागीरदारी, जागीरदारी, जमींदारी। ठीक है बात, ये सारे इसी के नाम है, इस्तमरारी, मालगुजारी, जागीरदारी, जमींदारी, ये सब इसी परमानेंट सेटलमेंट के ही अलग अलग क्षेत्रों में नाम है। अब ये लगा लागू कहां कहां पर हुआ था बाबू? बंगाल, बिहार, दिमाग में मैप चलना चाहिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी का बनारस, बनारस, गाजीपुर, गाजीपुर, और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। समझे बात को? इसके बाद और भी है बाबू, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बोला जाता है। समझे बात को? आगे की बात बताऊंगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, 22 मार्च 1793 में। बंगाल में इसको स्थायी बंदोबस्त के रूप में लागू किया गया। बाकी अन्य क्षेत्रों में नाम इस्तमरारी, मालगुजारी, जागीरदारी, जमींदारी। क्षेत्र कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी में बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक। लाने वाले कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तन आरंभ किया? नागरिक सेवाओं का मतलब होता है सिविल सर्विसेज में। नागरिक सेवाओं का मतलब होता है सिविल सर्विसेज। क्या वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या रॉबर्ट क्लाइव थे? तो देखो, भारत में सिविल सर्विसेज के जनक किसको कहा जाता है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विस किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है बात, इन इंडिया किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। भारत में नागरिक नागरिक सेवाओं के जनक कौन है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवाओं को आरंभ करने की बात की थी, ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा, लेकिन इन सिविल सेवाओं के अगर प्रशिक्षण की बात की जाएगी, कि जो भी आपके नौकरशाह बनेंगे, जो भी आपके नागरिक सेवाओं के अधिकारी बनाए जाएंगे, उनका प्रशिक्षण कहां पर होगा? तो ये प्रशिक्षण का काम किया था लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसकी वजह से फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसकी वजह, जहां पर जो भी आपके रिक्रूटेड रहेंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझे बात को? तो सिविल सर्विसेज के जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस हैं। प्रशिक्षण की अगर बात करेंगे तो वेलेस्ली हो जाते हैं। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी, जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण मतलब होता है बेटा ट्रेनिंग। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग की, कैसे कैसे क्या क्या काम करने होते हैं, जो ट्रेनिंग होती है वो सारी चीजें कलकत्ता में होती थी, फोर्ट विलियम में होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जनक माने जाए, तो इसका सही जवाब कौन है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। वेलेस्ली किससे जुड़े हुए बेटा? ट्रेनिंग से। समझे बात को? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां 5 क्वेश्चन आपके कौन से हो गए बाबू? 5 क्वेश्चन हो गए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। अब यहां से 5 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके, 5 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके मेडिवल हिस्ट्री के। तो यहां पर कुछ आपके डिपार्टमेंट दे रखे हैं, और वो डिपार्टमेंट किससे जुड़े हुए हैं वो पूछा है। जैसे दीवाने रिसालत, दीवाने कोही, दीवाने ईशा, दीवाने अर्ज। अब एक तरफ दिया एग्रीकल्चर, कृषि विभाग, आर्मी डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग, रिलीजियस डिपार्टमेंट, धार्मिक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, पत्राचार विभाग। तो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? तो ये जो दीवाने रिसालत होता है, दीवाने रिसालत की शुरुआत आपके नसरुद्दीन महमूद ने की थी। मैं बताते जा रहा हूं, दीवाने रिसालत की शुरुआत नसरुद्दीन महमूद ने की थी, जो कि बलबन के दामाद थे। बलबन के दामाद थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये जुड़ा हुआ है आपके रिलीजियस से, धर्म से। ये जो आपके नसरुद्दीन महमूद थे, वो थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये मंदिर और मस्जिद में ही रहा करते थे। ये टोपी बेचा करते थे, वहां पर टोपी सिल्ला करते थे और बेचा करते थे, और जो भी उससे पैसा निकलता था तो उससे अपना जीवन यापन करते। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो नसरुद्दीन महमूद ने द्वारा स्थापित ये दीवाने रिसालत था, रिलीजियस डिपार्टमेंट था। और इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ए, रिलीजियस डिपार्टमेंट है। तो दीवाने रिसालत का क्या हो गया? रिलीजियस डिपार्टमेंट। अब दीवाने को ही की अगर आप बात करेंगे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित था। और दीवाने को ही जो था, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। आप सुनो बाबू ध्यान से, यहां पर लिखा है दीवाने को ही, और एक आता है दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही। अगर कहीं पर अमीर को ही आ गया ना, तो अमीर को ही के लिए आप चले जाइएगा शेरशाह सूरी के पास। शेर शाह
सूरी के पास। अगर अमीर को ही आएगा तो शेरशाह सूरी, अगर दीवाने को ही आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी लिख दूं यहां पर, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ठीक है बात, दीवाने अमीर को ही अगर बोलेगा तो शेरशाह सूरी, दीवाने को ही बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है बाबू, यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो फंसा देते हैं पेपर में। दीवाने को ही याद किए, वहां पर दीवाने अमीर को ही याद है, को ही वाला तो याद है, मोहम्मद बिन तुगलक मार दिए -1/3, गड़बड़ा जाता है मामला। अब उसके बाद आता है दीवाने ईशा। दीवाने ईशा जो था बाबू, ये पत्राचार डिपार्टमेंट था, ये जो था तुम्हारा पत्राचार डिपार्टमेंट था। ठीक है बात, और दीवाने कोई जो था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। अब दीवाने अर्श, दीवाने अर्श की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी, बलबन, बलबन। तो और ये कौन सा डिपार्टमेंट था बाबू, ये आर्मी डिपार्टमेंट था, तो ये डी हो गया। मतलब पहले का बी, देखते हैं ए का, सॉरी ए का क्या होना चाहिए, ए का तीसरा, ए का तीसरा, तो ये बी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत। हाँ, ए का तीसरा तो दो में है बाबू। फिर बी वाले का देखते हैं, बी का कौन सा है, बी 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 का पहला, दीवाने को ही बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, तो ऑप्शन सी सही हो गया। समझे बात को, तो इस बड़ा आसान, मैच द कॉलम सबसे आसान लगता है, समझ आ गया। मैच द कॉलम में अगर आपको पता है दो ठे और ऑप्शन अगर थोड़े से अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए हुए हैं तो आराम से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर इसका ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा। दीवाने रिसालत किससे जुड़ा हुआ है, तो रिलीजियस डिपार्टमेंट है। दीवाने को ही किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से। दीवाने अमीर को ही भी किससे जुड़ा, एग्रीकल्चर से, परंतु वो क्या, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। दीवाने ईशा क्या था, पोस्टल डिपार्टमेंट। दीवाने अर्श क्या था, आर्मी डिपार्टमेंट था। ठीक है, अब देख, अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर फेमस फेमस सेंटर फॉर मेटल इनले आर्ट इन द मेडिवल पीरियड। अब इसका मतलब समझिएगा, मेटल इनले आर्ट का मतलब क्या होता है, बर्तन पर बर्तन पर सोने और चांदी की जड़ाई का काम होता था। बर्तन जो बनते थे ना, तो बर्तन पर सोने और चांदी की जड़ाई का काम होता था, उसके लिए पूछ रहा है। ऐसे मत समझिएगा मेटल की कुछ और नहीं, बर्तन पर सोने और चांदी का जड़ाऊ काम किया जाता था, उस पर आर्ट बनाए जाते थे, उस पर कला की जाती थी। उसका प्रसिद्ध सेंटर कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो उसका प्रसिद्ध सेंटर था आपका बीदर। कौन सा था बेटा, बीदर। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी अमीर अली बरीद ने। और बाबू ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है बात, अमीर अली बरीद ने बीदर बीदर क्षेत्र की स्थापना की थी, अमीर अली बरीद। और प्रश्न क्या बना था, किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था, तो अमीर अली बरीद को ही कहा जाता था दक्कन की लोमड़ी, दक्कन की लोमड़ी। अब क्यों कहा जाता था बेटा, तो उसके लिए तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो अभी तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अमीर अली बरीद को क्या बोला जाता था बाबू, दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है बात, और यहां पर जो आपके बर्तन थे उस पर सोने और चांदी की सुंदर जड़ाई का काम किया जाता था। ठीक है बात, तो बीदर था जहां पर मेटल इनले आर्ट होता था, बीदर याद रखिएगा। स्थापना करने वाले कौन थे, उस जगह की अमीर अली बरीद थे, और जिन्हें क्या बोला जाता था बाबू, दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब ये बहुत ही कॉमन प्रश्न और ये पूछ लेता है बाबू, ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से पूछा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, किसके डिसाइपल थे, बर्नी किसके डिसाइपल थे, शेख जमालुद्दीन किसके डिसाइपल थे, मीर हसन दहलवी किसके डिसाइपल थे, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था, पूछ रहा है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था, तो आमिर खुसरो की अगर आप बात करते हैं तो ये थे, ये निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। बरनी की अगर आप बात करते हैं तो ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हसन दहलवी की बात करते हैं तो ये भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अच्छा, भारत में अलग अलग आपके सिलसिले आए थे, जिसमें से एक सिलसिला था जो चिश्ती सिलसिला। एक सिलसिला कौन सा था बाबू, चिश्ती सिलसिला। अब उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, अब सुनिए, तो आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बर्नी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, मीर हसन दहलवी भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, परंतु शेख जमालुद्दीन जो थे यह आपके बाबा फरीद के थे, बाबा फरीद के डिसाइपल थे, बाबा फरीद के शिष्य थे, शिष्य थे। बाबा फरीद के क्या थे बाबू, शिष्य थे। अब देखिए, निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए हैं, और बाबा फरीद भी चिश्ती सिलसिले से जुड़े जुड़े हुए हैं, समझे बात को। लेकिन इनके अलग अलग शिष्य थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया के इतने हैं, शेख जमालुद्दीन के शिष्य कौन है बेटा, बाबा फरीद है, सॉरी शेख जमालुद्दीन किसके शिष्य हैं बाबू, बाबा फरीद के शिष्य हैं। ठीक है बात। अच्छा, बाबा फरीद की अगर दरगाह आपसे पूछा जाए तो पंजाब में पाक पाटन जगह है, पाक पाटन जगह है, तो वहां पर इनकी दरगाह है। पंजाब में पाक पाटन दरगाह है इनकी, किसकी, बाबा फरीद की। ठीक है बात, याद रखिएगा। तो आमिर खुसरो किसके हैं बाबू, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बरनी किसके थे, निजामुद्दीन औलिया के थे। मीर हसन दहलवी किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय से थे,
बाबा फरीद भी चिश्ती के थे, लेकिन इनके शिष्य अलग अलग। शेख जमालुद्दीन किसके थे बाबू? बाबा फरीद के थे। बाबा फरीद की दरगाह कहां पर है? पंजाब में पाक पाटन, वहां पर है इनकी दरगाह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद, वही बाबा फरीद की बात हो रही है, बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो एक बात समझिए, बाबा फरीद का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 1175 से लेकर के 1265 था। 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी तक था। ठीक है बात। अब वही पूछ रहा है बाबा फरीद का। अच्छा, बाबा फरीद का जो वास्तविक नाम था बाबू ना, वो भी बता देता हूं आप लोग को। शेख फखरुद्दीन, शेख फखरुद्दीन गंज ए शकर, गंज ए शकर, ये इनका वास्तविक नाम था। और लोग इनको बोलते थे बाबा फरीद बोलते थे। वास्तविक नाम क्या था? शेख फखरुद्दीन गंजे शकर इनका नाम था बाबू, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो पूछ रहा है किस सुल्तान ने संत बाबा फरीद को अपनी पुत्री का विवाह करवाया था उनसे? तो वो थे क्या इल्तुतमिश, क्या वो नसरुद्दीन महमूद थे, क्या वो बलबन थे, क्या वो अलाउद्दीन मसूसा थे? तो उसका सही जवाब है बेटा बलबन। बलबन की पुत्री थी जिसका नाम था हुसैरा। बलबन की पुत्री थी, उसका नाम था हुसैरा। उसने हुसैरा का विवाह संत बाबा फरीद के साथ करवाया था बलबन ने। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा फरीद से आपने कुछ चीजें सीख ली, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। शेख जमालुद्दीन उनके शिष्य थे। इनका सही नाम क्या, इनका वास्तविक नाम क्या है? शेख फखरुद्दीन गंजे शकर था। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1175 से लेकर के 1265 है, बाबा फरीद की बात कर रहा हूं। और इनका जो दरगाह है वो है आपके पंजाब में पाक पाटन में है। ठीक है, अब उसी तरीके निजामुद्दीन औलिया का भी करवा दूंगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। किस चीज को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे थे? ये तो सबको पता है बाबू, बच्चों बच्चों को पता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल थे जिनका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, किसने रखी थी बेटा? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने करवाया था? इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। समझ में आ गई बात? तो किस चीज को बनाने के पीछे प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की रहे? तो कौन, किसको बनाने में? कुतुब मीनार को। इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली बेटा, लेकिन वो क्लास में ही बता पाऊंगा। उसके आर्किटेक्चर के बारे में, तो आर्किटेक्चर जब आप सीखते हो तो वहां पर मुगल आर्किटेक्चर समझ में आता है। तो जो हिस्ट्री का बैच मैं वहां पर शुरू कर रहा हूं उसमें भारत के इतिहास के बारे में तो चर्चा होगी होगी, भारत के कला और संस्कृति के बारे में भी वहां पर चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है आपका एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है बात। 5 क्वेश्चन आपने मॉडर्न के कर लिए, 5 क्वेश्चन आपने मेडाइवल के कर लिए, अब 5 क्वेश्चन आप एंशियंट के करेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अब वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, बिल्कुल सही बात है, 1861 में वही बने थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, उन्हें ही कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई। हाँ सुनिए, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी, परंतु जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा उसकी पूर्णतः खुदाई हुई थी। समझे बात को? खुदाई आरंभ किसकी वजह से, किसके समय में हुई थी बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय से। तो ये बिल्कुल सही है। परंतु उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। वो लॉर्ड ये नहीं थे, अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं थे, वो जॉन मार्शल थे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा? नहीं पूछा है ना, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं थे, ये कौन थे बाबू? जॉन मार्शल थे इस समय, लॉर्ड कर्जन के समय। उनके समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फिर से स्थापना हुई थी, पुनर्गठन हुआ था, जॉन मार्शल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस समय की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 72। ये तो बता ले जाओगे बाबू। सूक्ष्माशय मुख्यतः किससे संबंधित? माइक्रोसेट्स या फिर माइक्रोलिथ्स इज मेनली कंसर्न्ड विद पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पॉलिश की बात करेगा तो नवपाषाण, छोटे छोटे माइक्रोलिथ की बात करेगा तो मध्यपाषाण, बड़े बड़े की बात करेगा तो पुरापाषाण। इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? मध्यपाषाण। 1861 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से छोटे छोटे उपकरण प्राप्त किए थे, वहीं से मध्यपाषाण युग का अध्ययन शुरू हो गया था। ठीक है, सीएल कार्लाइल इसके जनक माने जाते हैं मध्यपाषाण युग के। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं है? अब देखिए, महाभाष्य पढ़नी, मालविका, अग्निमित्र, कालिदास, प्रियदर्शिका, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। तो देखिए, महाभाष्य के रचयिता पढ़नी नहीं है, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि हैं। और पढ़नी ने लिखा है बेटा अष्टाध्यायी।
ये दोनों ग्रामर से जुड़ी हुई हैं, समझे बात को। तो पढ़नी की लिखी हुई अष्टाध्यायी और पतंजलि की लिखी महाभाष्य, समझे बात को, ये दोनों संस्कृत ग्रामर से जुड़ी हुई किताब है। तो इसका सही जवाब है नहीं, नॉट करेक्टली पूछ रहा है तो करेक्टली मैच नहीं। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि। पढ़नी ने क्या लिखा है बेटा? अष्टाध्यायी। मालविका, अग्निमित्र, विक्रम ऋषि, मेघदूतम, ये सारी किसकी रचना है बाबू? कालिदास की। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये सब किसकी है? हर्षवर्धन की। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये सब किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। ठीक है बात, चलिए इतना याद रखिएगा अभी। ये तीनों सही है। मालविका, अग्निमित्र, कालिदास, प्रियदर्शिका, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि की है और पढ़नी की कौन सी? अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 74। प्राचीन भारतीय लेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहलाती थी? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया राइटिंग, द लैंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर कॉल्ड ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो पहली बात समझिएगा, ये जानकारी मिलती है मनुस्मृति में। ये जानकारी कहां पर मिलती है बेटा? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदी के मध्य के क्षेत्र को बोला गया है ब्रह्मवर्त। समझे बात को? सरस्वती और दृश्यवती के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया है बेटा? ब्रह्मवर्त बोला गया है। समझे बात को? अच्छा, अगर पूछते हैं दृश्यवती नदी आज की कौन सी नदी है, तो वो है आपकी हाकरा नदी। और ये कहां पर प्रवाहित होती है बेटा? राजस्थान में। राजस्थान में। और दृश्यवती नदी सहायिका थी, सहायक नदी थी, ट्रिब्यूटरी थी किसकी? सरस्वती की। ठीक है, और सरस्वती नदी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता, आपने पहले से देखा होगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी से बोला जाता है, सबसे पवित्र नदी बोला जाता है सरस्वती नदी को, ऋग्वेद में बोला गया है। और इसके लिए जो यूज किया जाता है टर्म नदी तमा, नदी तमा मतलब नदियों में श्रेष्ठ है। नदियों में श्रेष्ठ नदी किसको बोला गया है बेटा? सरस्वती नदी को बोला गया है। ठीक है बात। तो सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता था बेटा? ब्रह्मवर्त। कहां पर बोला गया है? मनुस्मृति में। और सुनिए बाबू, एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, गंगा और यमुना के मध्य के क्षेत्र को, गंगा और यमुना के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता था बेटा ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। समझे बात को? ये है ब्रह्मवर्त और ये है ब्रह्म ऋषि। गंगा और यमुना का जो बीच वाला क्षेत्र होता है, जो दोआब है, उसे ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोलते हैं। सरस्वती और दृश्यवती के मध्य का जो आपका दोआब का क्षेत्र है, उसे ब्रह्मवर्त बोला जाता है। ठीक है बात, याद रहेगा इतना? चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो मैंने आपको याद करवाया था बेटा, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भी याद करना चाहो याद करो। तो कॉपर है, ब्रॉन्ज है और आयरन है। कॉपर सबसे पहले प्रयोग हुआ, फिर एलॉय सबसे पहले कौन सा था? आयरन था। और लास्ट में क्या हुआ था बेटा? आयरन हुआ था। तो कॉपर सबसे पहला कौन सा था बेटा? कॉपर। और कॉपर के साथ पाषाणों का प्रयोग होता है तो उसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। समझे बात को? पहली धातु कौन सी थी बाबू जो प्रयोग में आई थी? वो थी आपकी कॉपर। समझे बात को? और लगभग अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए, भारत में कितने साल पुराना मिला है? 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व के लमसम क्या हुआ था? भारत में कॉपर का प्रचलन हो गया था। और ये कॉपर मिलता कहां से था बेटा? राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। खेतड़ी, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है, झुंझुनू वाला जो जिला है, वहीं पर एक खदान मिलती है बेटा खेतड़ी, वहां से ये प्राप्त किया जाता था तांबा। समझे बात को? चलिए, आज के साथ इस लेक्चर का समाप्त करते हैं बाबू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं खोज खोज करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, जो जो आपके लिए जरूरी होंगे, वो सब मैं लेकर के आ रहा हूं। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी बाबू। आप ये मान के चलिए, मैं आपसे लगभग, अभी तो मैंने 1000 क्वेश्चन का वादा किया है, हो सकता है ये 10,000 क्वेश्चन भी हो जाए। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक ये मान के चलिए नवनीत पाठक आपके साथ है। समझे बात को कि नहीं समझे? तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपके शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।